गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए इंडियन इकोनॉमी कोड जिसका है ECC 202 में 1977 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी की स्टडी करेंगे। इसके पहले हमने 1948 और 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी की स्टडी की, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा और जाना। आज हम लोग 1977 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे अच्छी बात इसके विषय में जानने वाली ये है कि 1977 की औद्योगिक नीति को उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए फर्नांडिस ने कहा कि नई नीति पुरानी विकृतियों को दूर करने के लिए बनाई गई है तथा इसमें यह भी महत्वपूर्ण ध्यान रखा गया कि देश के लोगों की आकांक्षाएं पूरी हो जाएं। उद्योग मंत्री ने उद्योगों और कृषि की अंतरक्रियाओं के महत्व पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया। इसके पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ही 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी पारित की थी और औद्योगिक उत्पादन कृषि पर आधारित है। तो इस प्रकार कृषि एवं अन्य सामग्री प्राप्त करने के लिए यह ध्यान रखा गया कि उत्पादन पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाए और इसे उच्च प्राथमिकता क्रम प्रदान करते हुए इस औद्योगिक नीति की व्याख्या की गई। तो औद्योगिक नीति 1977 में एक आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि औद्योगिक नीति 1977 किसने प्रस्तुत किया। तो 23 दिसंबर 1977 को जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा औद्योगिक नीति 1977 पारित किया गया था। ठीक है, अब इस नीति की कुछ विशेषताएं थीं, जैसे कि सबसे पहला था रोजगार के अवसरों में वृद्धि। हमारे देश में बहुत बड़ी जनसंख्या है और सबसे अधिक बात यह है कि 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। ऐसी स्थिति में कृषि उद्योगों की अंतरक्रियाओं को विकसित करना होगा जिससे हमारी जनशक्ति का उचित उपयोग हो सके। इसके लिए आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी उसी तीव्रता से किया जाए जिस तीव्रता से शहरी क्षेत्रों का विकास किया जाता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए 1980 तक 2500 नए अवसरों का सृजन करने और उस प्रकार कुल 10 लाख अवसर का सृजन करने और इस प्रकार कुल 10 लाख अवसर सृजित कर सकने की व्यवस्था की गई। रोजगार के ऊपर ज़्यादा विशेष रूप से फोकस किया गया। 1977 की औद्योगिक नीति की विशेषताओं में फर्स्ट ऑफ ऑल विशेषता थी रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। उसके बाद इसकी दूसरी विशेषता थी लघु एवं कुटीर उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए यह बहुत आवश्यक है कि लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास हो, क्योंकि लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास किए बिना देश की अर्थव्यवस्था का विकास करना असंभव हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि अभी तक की औद्योगिक नीति के द्वारा बड़ी औद्योगिक इकाइयों पर अधिक बल दिया गया है तथा कुटीर और लघु उद्योगों के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए सरकार इस 1977 की औद्योगिक नीति में कुटीर एवं लघु उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उसमें उन्होंने एक विस्तृत सूची तैयार की जिसमें लघु एवं कुटीर उद्योगों में बनने वाले वस्तुओं की संख्या 500 होगी और जो केवल 180 थी, पहले 180 थी, बाद में इस बात का ध्यान रखा गया कि उसको बड़ा करके 500 किया जाए। यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि इस क्षेत्र में उत्पादित वस्तुएं अच्छी किस्म की हों और उनमें अधिक लागत नहीं आ पाए। लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पे ज़्यादा ध्यान दिया गया और इस बात पे फोकस किया गया कि इसमें जो लागत है वो कम लगे और बनने की वस्तुओं की क्वालिटी बहुत अच्छी हो। तीसरी इसकी विशेषता थी सूक्ष्म क्षेत्रों का सृजन। छोटे छोटे क्षेत्रों, ग्रामीण एवं छोटे कस्बों के विकास को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को विकसित करने का ध्यान रखा गया, जिसमें उपकरणों में 1 लाख रुपए तक का विनियोग किया जा सके। 1971 की जनगणना के अनुसार 50,000 से कम जनसंख्या वाले नगरों में स्थापित किया गया, उनके विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। लघु एवं कुटीर उद्योगों के अंतर्गत सूक्ष्म क्षेत्र के उद्योगों का विकास भी करने की पूरी व्यवस्था 1977 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में की गई। तीसरी इसकी अगली विशेषता थी उद्योगों का विकास एवं जिला उद्योग केंद्र। उद्योगों का विकास करने के लिए छोटे छोटे साहसियों को सहायता प्रदान करने के लिए जिला उद्योग केंद्र की स्थापना की गई, ताकि व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार गांव से जिला में आके और अपने उद्योगों के विकास के लिए
जो भी सामग्री हो वो जिला मुख्यालय से ले सकता है। जिला उद्योग की कुछ विशेष सुविधाएं थीं, जिसमें जिले में उपलब्ध कराए गए कच्चे माल, जिले में अन्य साधनों का अन्वेषण, इकाइयों को मशीनों और उपकरणों की पूर्ति, इकाइयों की साख सुविधा, साख के आधार पर कच्चा माल उपलब्ध कराना, उत्पादित वस्तुओं के लिए विपणन, इतनी सारी व्यवस्थाएं जिला मुख्यालय के अंतर्गत की गई। ये जो आप देख रहे हैं 1 से 8 तक की व्यवस्थाएं, ये सारी जिला मुख्यालय के अंतर्गत की गई। जिला साख योजनाएं भी बनाई गई, जिसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि प्रभारी वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विशेष प्रयास करने पर बल दिया गया। औद्योगिक विकास बैंक द्वारा इस दिशा में पहल की गई और लघु उद्योगों के क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस विशेष विभाग की स्थापना की गई। ये जिला शाखा योजनाएं के अंतर्गत आई। फिर खादी एवं ग्राम उद्योग के विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। खादी एवं ग्राम उद्योग के विकास पर भी फोकस किया गया। इसमें 22 उद्योगों को शामिल किया गया, जिसमें खादी विपणन से लेकर उसको आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की सुविधा पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया। उसके बाद आता है बृहद आकार की इकाइयों। बृहद आकार की इकाइयों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया। इसके अंतर्गत इस बात की व्यवस्था की गई कि लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। यह कार्य लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के विकेंद्रीकरण तथा कृषि क्षेत्र के अधिक सशक्त बनाकर किया जा सकता है। इसलिए बृहद आकार की इकाइयों के विकास के लिए इन 3 क्षेत्रों को विकसित करने का प्रयास किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि मूलभूत उद्योगों जो उपढांचे हैं उनके ग्रामीण उद्योगों का अत्यंत विकास किया जाए, जैसे इस्पात और लौह, मशीन, सीमेंट आदि का विकास किया जाए। नई योजनाओं के अधीन विद्यमान परियोजनाओं के विकास के लिए बड़े औद्योगिक गृह स्वयं अर्जित स्रोत के ऊपर निर्भर रहेंगे। औद्योगिक नीति में यह स्पष्ट किया गया कि सरकार अपनी लाइसेंसिंग नीति में बड़े औद्योगिक गृह की क्रियाओं का विनिमय इस ढंग से करेगी जिससे उनके देश के सामाजिक आर्थिक लक्ष्य में अनुरूपता लाई जा सके। लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए आरक्षित उद्योगों को में बड़ी इकाइयों को और बड़े औद्योगिक गृहों से संबंधित हो न हो विस्तार के लिए अनुमति दी जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र का भी काफ़ी दृष्टिकोण से विकास किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत बहुत बड़े उलटफेर किए गए। लघु एवं कुटीर उद्योगों को विकास करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए सरकार द्वारा संचालित करने की व्यवस्था की गई। स्वदेशी एवं विदेशी औद्योगिक नीति को भी ध्यान में रखा गया। विदेशी विनियोग पर भी ध्यान दिया गया ताकि देश की अर्थव्यवस्था का विकास किया जा सके। विदेशी कंपनियां आएंगी, भारत में व्यापार करेंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था का भी विकास होगा। इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया गया। संयुक्त साहस पर भी ध्यान दिया गया कि जिसके द्वारा विकासशील देशों के अनुयुक्त संयुक्त साहस स्थापित किए गए, जिसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि मशीनी उपकरण तथा तकनीकी जानकारी के रूप में प्रबंधकीय विशेषज्ञों के रूप में सहायता ली जाएगी। आयात में छूट दी गई ताकि लोग आयात कर सके इत्मीनान से। आयात में भी भरपूर छूट दी गई, जिसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि आत्मनिर्भरता में वृद्धि के लिए आयात करना जरूरी है। आयात में भी छूट दी गई। आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए आयात का विकास किया गया। उत्पादकों का निर्यात भी किया गया। ये सारी इसकी विशेषताएं थी। उद्योगों का स्थानीयकरण किया गया। मूल्य नीति में भी परिवर्तन किया गया, जो आप देख रहे हैं। श्रमिक सहभागिता में भी ध्यान दिया गया और इस बात का ध्यान रखा गया कि जनशक्ति की अधिकता और उसकी एक विशेषता यह है कि वह नई दक्षताओं एवं योग्यताओं को ग्रहण करने में सक्षम है। हमारे देश में कुशल एवं योग्य तकनीक तथा प्रबंधकीय व्यक्ति भी काफ़ी हैं। इन सब का उपयोग सहयोग एवं लाभ तब हो सकता है जब इनका प्रबंधन और संस्था के प्रति लगाव हो। तो इसके लिए इस बात की ध्यान रखा गया सरकार द्वारा कि श्रमिकों की सहभागिता के विचार पर ध्यान दिया गया और उनके लिए उनका भी सहयोग उद्योग में लिया जाए, इस बात की व्यवस्था की गई। उद्योगों में रुग्णता, जो उद्योग विगत कुछ वर्षों में रुग्ण थे, बीमार चल रहे थे, सरकार ने औद्योगिक रुग्णता को कम करने, अब नहीं बढ़ाने, इसके लिए सार्वजनिक साधनों का दुरुपयोग होता था, तो सरकार ने ये समझा कि ये सामाजिक हानि है, इसलिए उद्योगों की रुग्णता पर भी ध्यान दिया गया। औद्योगिक नीति 1977 की कुछ समीक्षाएं हैं, कुछ निष्कर्ष हैं जो इस प्रकार से हैं कि औद्योगिक नीति 1956 की कमियों को दूर करते हुए ध्यान में रखा गया था। उसमें कमियां थी उसको
ध्यान में रखते हुए इसका विकास किया गया था। तो इस तरह से हम लोग 1977 की औद्योगिक नीति के बारे में समझे कि 1977 की औद्योगिक नीति क्या थी, इसकी क्या विशेषताएं थी और इसको कब और किसने पारित किया था। तो 23 दिसंबर 1977 को औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था कि पीछे की आ रही विकृतियों को दूर करते हुए इसका विकास किया जाए। तो ये हमारा एक टॉपिक था कि 1977 की औद्योगिक नीति की क्या विशेषताएं थी, या 1977 की औद्योगिक नीति की समीक्षात्मक वर्णन करें। इन दोनों का आंसर